गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा इसमें हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप पूछेगा। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 11 से आपकी जो है समर वेकेशंस हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक चैप्टर जो है हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लें, तो 4 चैप्टर बहुत हैं। उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं छोटी छोटी 2-3 पार्ट में वीडियो बना दूँगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। तो समझिए कि आज इसका पार्ट 1 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1। तो जैसे अब हमें डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। जैसे जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने पढ़ी थी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या होती है, y = bx + c, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक जनरल फॉर्मूला होता है या एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने या कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जनरल फार्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे कि अगर आपकी क्लास के हर बच्चे को एक जनरल नेम से बताना हो तो हम कहेंगे कि ऑल आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्लास के सभी बच्चों के। नाम तो उनके अलग अलग हैं, पर उनके लिए एक जनरल वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, मैक्सिमम जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसी को कहते हैं डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो वो डिग्री 2 की एक इक्वेशन होती है किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो a, b और c है ये क्या होंगे, न्यूमरल्स होंगे, ठीक है, न्यूमरल्स होंगे। तो इनको न्यूमरल्स कहते हैं। और जो c है वो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होगा। और जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, मतलब x² के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो a है, और जो x के साथ मल्टीप्लाइड नंबर है b है। तो x का कोफिशिएंट जो है b है, ठीक है। तो एक तो ये है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 4.1 उसमें आपको पूछेगा कि ये कुछ इक्वेशंस दे दी जाएंगी, कुछ तो सॉल्व फॉर्म में होंगी, ठीक है। जो सॉल्व फॉर्म में है तो उसमें तो आप जो है चेक करके बता सकते हैं या देखकर बता सकते हैं कि अगर डिग्री 2 की इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। और कुछ को क्या करेगा कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे देगा, जिसमें कि जैसे कई बार अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे दे कि x-1 इंटू x-1 = 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि बच्चे मतलब देखेंगे कि x की पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको, पहले आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये x-1 का होल स्क्वायर = 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x² a - b के होल स्क्वायर से आप खोल लेंगे, x² + 1 - 2x = 1, ठीक है। और ये उधर चला जाएगा, या ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो x² - 2x = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें जो है x की डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके देखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। ऐसी एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में लग रही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर होती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे देगा x² - 4x + 3
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अब आपको इसमें देखिए, इसमें क्या है कि देखने से तो ये लग रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की डिग्री 2 है, पर ये देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगी सिर्फ कितनी, -4x प्लस 3 इक्वल्स टू -1, या फिर माइनस को भी इधर ले आएंगे तो -4x प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए सॉल्व करने के बाद ये नहीं बची क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसमें एक्स की डिग्री 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो कई बार इस तरीके के ही क्वेश्चन देकर कंफ्यूज करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसमें 1 नंबर का, चेक करने का कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसमें है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, आपको पता ही है, आपने पहले भी पढ़े हैं। तो इसमें अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे, और कितने सॉल्यूशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं वो कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, तो डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 होंगे अगर एग्जिस्ट करेंगे तो, ठीक है। और एक्स सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल है एक्स, जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी जो सॉल्यूशन उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएंगी, ठीक है। तो ये होता है। अब सॉल्व करने के तरीके, पहला होता है जो आप 8th में भी पढ़ते थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, बीच वाले टर्म को तोड़ के, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। दूसरा होता है कि मिड टर्म को स्प्लिट नहीं करते, कुछ कॉमन लेकर, ठीक है, कॉमन लेकर, जनरली कॉमन आ जाता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कॉमन लेकर भी आप कर सकते हैं। तीसरा होता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ करते हैं आप, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके। एक और इसमें था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था एक, ठीक है। लेकिन ये मेथड अब आपके सिलेबस से हट गया भी, क्योंकि बुक्स में तो पुराना ही आ रहा है, मतलब बुक्स में जो सिलेबस पहले था वही प्रिंट हो रहा है, तो ये मेथड आपके हट गया, पिछले साल ही हट गया था, ये थोड़ा टफ मेथड था, तो ये फ़िलहाल के लिए हट गया, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना, तो आपको 2 ही मेथड पढ़ने हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग आप जानते ही हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस इसके बाद में बता दूंगी कैसे करना है। फ़िलहाल हम क्या कहते हैं इसको, और एक चीज़ पढ़ लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिटिंग में तो कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, तो इसमें ये जो a b और c है, ठीक है, ये जो होते हैं कोफिशिएंट या जो न्यूमरल्स होते हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो x की हम दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, ये पूरे में रूट है b² माइनस 4ac में, होल अपॉन 2a, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो a b और c होंगे वो जो आपको इक्वेशन दी होगी उसको देख के आप पता कर लेंगे कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, और उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो इससे x की 2 वैल्यू आती हैं। 2 वैल्यू कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होता है एक बार उसके साथ इस रूट को सॉल्व करके जो नंबर आता है उसको प्लस में लेते हैं, और एक बार इसके साथ माइनस में लेते हैं, तो 2 अलग अलग वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और होती है, कब इस फॉर्मूले को किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट,
इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इस फॉर्मूले में, ये जो मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया, इसमें जो रूट के अंदर वाली चीज़ है इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमको b² - 4ac फाइंड आउट करना होता है। और अगर ये b² - 4ac जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। या तो ये आएगा लेस देन 0, ठीक है। क्या आएगा ये, लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0 आएगा, ठीक है। लेस देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या आएगा, लेस देन 0, लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0। अब इसको समझिए, लेस देन 0 कब आएगा, अगर देखो b² की वैल्यू कम होगी और 4ac की वैल्यू ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर b² आपका, एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, 16 आया, ठीक है, और 4ac आपका 20 आ गया, बीच में माइनस है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0। तो इस केस में अगर b² - 4ac की वैल्यू, इसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करते, या इसको रियल रूट भी कह सकते हैं, रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। अगर इक्वल टू 0 आएगी, इक्वल टू 0 कब आएगी, जैसे b² माइनस, फॉर एग्जांपल b² भी 16 होता और ये भी तीनों को मल्टीप्लाई करके 16 आ जाता है, तो 16 - 16 0 हो जाता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इक्वल टू 0 के केस में जो होता है, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सेम रूट्स होते हैं, मतलब x की 2 वैल्यू मान लिया 1/2, 1/2, एक जैसी वैल्यू आएंगी, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 कब आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल b² की वैल्यू आई 16, इसी को मैं तीनों एग्जांपल में समझा दे रही हूँ, और ये -4 से आपका कैलकुलेट करके आता है 14, तो माइनस करने पर आता है प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट माने कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, एक प्लस में तो एक माइनस में, 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में होली सोली इतना ही है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी और इसका पार्ट 2 में आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप कि आप समझे होंगे।